हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस 35th लेक्चर में स्वागत है। हम आज की वीडियो में आपको शियर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बीम को शियर के लिए डिज़ाइन करते हैं और उसको हम आम बोलचाल की भाषा में किस तरह से इसको संबोधित करते हैं। तो ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये लिमिट स्टेट मेथड है, इसलिए ये पार्ट जो है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंतर्गत शियर का पार्ट हम लोग कवर करते हैं। तो लेट्स बिगिन। आइए हम आपका स्वागत करते हैं, और आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें, और आपको ये सब्जेक्ट का हम कंटिन्यूअस प्रोसेस में 1 बाय 1 डिस्कस करके चीज़ों को आप तक लाते रहेंगे। शियर के बारे में पढ़ने के पहले स्टेप में हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले कि सपोज आपके पास कोई बीम है। यू हैव ए बीम, एक बीम की आप कल्पना करो, बीम विच इज सिंपली सपोर्टेड ऑन मेसनरी वाल। मान लो मेसनरी वाल पे है, सिंपली सपोर्टेड, ए बीम विच इज सिंपली सपोर्टेड ऑन मेसनरी वाल। तो आप ये कह सकते हो कि अगर कोई बीम आपकी इस तरह से है, दिस इज योर बीम एंड दिस इज सपोर्टेड ऑन सम मेसनरी वाल, दिस कॉन्फ़िगरेशन मेसनरी वाल है, ये मेसनरी वाल, दिस इज योर मेसनरी वाल। इसमें बीम सपोर्ट है और इसमें कुछ यूडीएल आपका इसमें आ रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कोई लोड आ रहा है, और इसके स्पान को हम लोग इफेक्टिव लेंथ को L से डिनोट कर सकते हैं, जो इस तरह से वेरी कर रहा है। तो इस बीम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बीम में हम यहाँ पर कुछ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। दिस इज योर बार, लॉन्गिट्यूडिनल बार, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल बार। सो बीम के क्रॉस सेक्शन का अगर और लुक किया जाए तो बीम का अगर शेप रेक्टेंगल किसी पॉइंट पे कट करेंगे तो इस तरह से दिखाई पड़ेगा, और यहाँ जो आप नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करते हैं, दीज आर द 1 2 3 4 जो भी बार है, 4 नंबर्स, ये लॉन्गिट्यूडिनल बार्स हैं। दिस इज योर, सपोज करो आपकी ये बी है, दिस इज योर इफेक्टिव डेप्थ है। तो 4 नंबर्स, सम 25 या PR जो भी है आप यूज कर रहे हैं। तो ये बार्स जो है हमारी, ये लॉन्गिट्यूडिनल बार कहलाती है। क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूडिनल बार्स, जो कि बीम की लंबाई के हिसाब से डायरेक्शन में दी जा रही है। तो जो लंबाई में दी जा रही है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, इसलिए इनको लॉन्गिट्यूडिनल बार हम लोग कह रहे हैं। तो ये बीम के परिकल्पना में ये समझने की कोशिश हो जाए कि ये लॉन्गिट्यूडिनल बार किस लिए प्रोवाइड करते हैं। व्हाई द लॉन्गिट्यूडिनल बार आर प्रोवाइडेड। नंबर 1, व्हाई longitudinal bars provided। नंबर 1 क्वेश्चन है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि लॉन्गिट्यूडिनल बार से हम लोग क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल बार से हम लोग जनरली जो ये बीम के शेप में आप अगर देखोगे तो 2 चीज़ें आपको निकल के आएंगी। एक तो यहाँ पर हमें बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, जो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। दिस इज योर वैल्यू WL²/8, सिंपली सपोर्टेड है WL²/8। दिस इज योर बेंडिंग BMD डायग्राम है, आपका BMD डायग्राम है। तो इस BMD डायग्राम में आप देखोगे दिस इज योर मोमेंट विच इज एट द मिड सेक्शन। तो M = WL²/8, ये मोमेंट आपका निकला है। इस मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए
जो रीइंफोर्समेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एम की वैल्यू निकाली थी, किसी एमयू की निकाली थी, और उसके बाद AST कितना लगेगा वो फाइंड आउट किया था। तो ME इक्वल टू AST इंटू 0.87 FY, दिस इज योर फोर्स मल्टीप्लाई बाई डी बार जेड। तो यहाँ से हम लोग AST जो निकालते थे वो MU डिवाइडेड बाई 0.87 FY इंटू जेड, इससे जो निकाल के हमारा जो सरिया आती थी रीइंफोर्समेंट में, वही ये लॉन्गिट्यूडिनल बार्स है जो कि बेंडिंग को, जो बेंडिंग फिनोमेना है उसको रेसिस्ट करने के लिए लगाई जाती है। दिस इज वन पार्ट आपका हो गया, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट का मतलब ये हुआ कि जो बेंडिंग फिनोमेना होती है उसको अपनी पोजीशन में बनाए रखे, वो उसके लिए हम यहाँ पर स्टील लॉन्गिट्यूडिनल बार्स के रूप में प्रोवाइड करते हैं। तो ये बात हो गई। दूसरा कि अगर आप शियर के बारे में बात करोगे तो क्या होगा, शियर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि सपोर्ट से लेके यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट है और ये दिस पॉइंट है, तो यू विल गेट शियर फोर्स लाइक दिस, दिस इज WL/2, पॉजिटिव मान लीजिए, निगेटिव मान लीजिए, तो दिस इज WL/2। तो यहाँ पर क्या है, सपोर्ट में आपका WL/2 शियर आ रहा है। तो इस शियर फिनोमेना को रेसिस्ट करने के लिए, शियर को रेसिस्ट करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करें जिससे कि ये शियर हमारा रेसिस्ट हो। तो शियर इज ओनली जो फ्रिक्शनल, जो ऊपर नीचे जाने की टेंडेंसी रखा है, ये मींस लेटरली जो आपको लेटरल डायरेक्शन में, आपको डायरेक्शन में विचलन होगा, जो वेरिएशन होगा फोर्स की वजह से, उसकी वजह से जो सरिया या रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी उसको हम लोग स्टीरअप, STIRRUP, स्टीरअप या लेटरल टाइज, कॉलम के केस में लेटरल टाइज या स्टीरअप प्रोवाइड करना, या आप जो भी हुक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं या लेटरल टाइज करते हैं, स्टीरअप है, वो इस शियर को रेसिस्ट करने के लिए कि जो आपकी रीइंफोर्समेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो आपने लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, और जिसकी वजह से बीम में या बीम का जो फिनोमेना है उसमें कंडीशंस में चेंज होगा। दिस इज योर, सपोज करो बीम का पोर्शन है ये, तो इस बीम में जो रीइंफोर्समेंट हमने लगाया है यहाँ पर, और उसकी वजह से यहाँ पर जो आपके दैट इज सपोर्ट पे आपके क्रैक्स वगैरह डेवलप होंगे, तो इनको बांधने के लिए हमको कुछ न कुछ इस तरह की चीजों का प्रबंधन करना पड़ेगा। दिस इज योर वर्टिकल स्टीरअप। अब वर्टिकल स्टीरअप को किस तरह से हम लगाएंगे वो आपका शियर के रूप में जाना जाएगा। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज योर स्टीरअप, ये लॉन्गिट्यूडिनल चीजें हैं, और ये किस लिए प्रोवाइड किया है ये भी हमारे समझ में आ गया है। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो प्रोवाइड करते हैं बेंडिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, जितने नंबर ऑफ बार की जरूरत है मोमेंट कैरी करने के लिए उसके लिए है। लेकिन ये जो स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, पहले स्टीरअप को समझें क्या चीज होती है। व्हाट इज स्टीरअप, पहले नंबर पे हम लोग स्टीरअप को प्रोवाइड करने का है। दिस इज स्टीरअप मीन्स, जैसे आप सपोज करो कि एक बीम में है, ये सरिया जा रही है, ये नीचे सरिया भी जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ जो आपका एक कवर आपने यहाँ पर दिया है और एक कवर आपने यहाँ दिया है, तो बीम में दो पार्ट में आपने कवर ऊपर नीचे प्रोवाइड किया है। अगर इसको सेक्शन में देखेंगे तो सेक्शन कट करके देखोगे तो आपको कुछ बीम का सेक्शन इस तरह से दिखाई पड़ेगा, इस तरह से, और ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पर आपका रीइंफोर्समेंट नंबर ऑफ बार, और यहाँ पर भी बार आपको दिखाई पड़ेगी। कोई भी बीम कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो आपको बॉटम में कुछ बार्स दिखाई पड़ेंगी जो कि आपकी EST जो कि बेंडिंग के लिए है, और यहाँ पर कुछ बार्स दिखाई पड़ेंगे। आप मान लीजिए सिंगली रीइंफोर्समेंट है तब भी हमको 2 बार्स की जरूरत पड़ेगी, 2 नंबर ऑफ बार्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि हम इसको स्टीरअप के द्वारा बांधना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जो बांधेंगे तो इसमें यह सरिया इस तरह से हमारी घूम के आएगी, इस तरह से घूम के आएगी, और यहाँ पर ये कुछ डायरेक्शन में इस तरह निकलेगी। तो ये कहने का मतलब हुआ कि बॉटम की जो सरिया है
मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनल जो बार्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स को बांधने के लिए, एक तरह से बांधने के लिए एंकर बार क्या है? एंकर बार्स टॉप में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी बीम सिंगली रिइंफोर्स बीम है तो उसमें अगर आप उसको टाई बार कर लें या एंकर बार कर लें तो इसमें हमको टॉप बॉट पर सरिया कुछ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर ये बीम सिंगली रिइंफोर्स बीम है तो हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इनकी बंधानी एक तरह समझिए तो वो हमारा स्टीरअप कहलाएगा। इन दोनों सरिया को बांधने का जो प्रोसेस करेगा, काम करेगा, वो आपका शियर के रूप में जाना जाएगा कि इन दोनों को हम लोग बांध रहे हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिव में क्या चीज़ आएगी? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने सरिया प्रोवाइड की है, यहाँ सरिया प्रोवाइड की है, बॉटम में 3 या 4 सरिया प्रोवाइड की, तो इनको क्या करेंगे हम लोग इस स्टीरअप के इसके द्वारा बांधेंगे। तो यहाँ पर जो सरिया को इस तरह से हमने दिखाया है, इस तरह से, तो ये क्या है? इनका कुछ पार्ट हमारा जो स्टीरअप हमने लिया है, स्टीरअप इस स्ट्रेट लाइन को हुआ, इसको हम मोड़ करके कुछ डायरेक्शन में, ये पॉइंट जैसे मान लीजिए ये आपका 8 है, जो भी ये मान लीजिए 5 है, आपका 5 है। तो यहाँ पर जो स्टीरअप शियर में काम कर रहा है, यहाँ पर इसके साइड में कवर हम प्रोवाइड करते हैं, दिस इज योर कवर, समथिंग लाइक दैट। तो ये बीम की साइड में यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट लगे हैं, इन रीइंफोर्समेंट के साथ 2 ऊपर रीइंफोर्स लगे थे, इनको हमने स्टीरअप के द्वारा बांधा है। तो ये जो 2 लेग हैं कि 2 लेग्ड हैं या 2 लेग्ड कह सकते हैं, 2 लेगेड, इसमें 2 लेगेड है कि 2 स्टीरअप जो वर्टिकल पार्ट काम कर रहा है उसकी 2 ही टांगे हैं। तो 2 टांगे हैं, इसलिए इसको 2 लेगेड या 2 लेग्ड स्टीरअप कहलाएगा। 2 लेग स्टीरअप कहलाएगा। अगर आप मान लीजिए अगर किसी पॉइंट से अगर मान लीजिए यहाँ सरिया है, इसको आप बांध लेते हैं इस तरह से, तो ये सिंगल लेगेड स्टीरअप कहलाएगा। ये जैसे परगोला या इस तरह की चीजें कोई बनाते हैं, बहुत थिन स्ट्रक्चर्स है, तो उसमें क्या है, ये सरिया को इस तरह से भी टाई अप करते हैं, छोटा सा परगोला टाइप का या फेंसिंग के लिए दिखाने के लिए, तो वहां पर 1 लेग हो सकता है। इसी तरह से इन सरिया को अगर और कोई मान लीजिए नंबर ऑफ लेग्स में आपको ज़्यादा भी हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 सरिया मान लीजिए आपकी हैं, और यहाँ पर आपकी 2 या 3 सरिया आपकी हैं, तो इनको बांधने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक दिस कैन बी ये समथिंग लाइक दिस तरह से हो सकती है, ये इस तरह से कंट्रीब्यूशन में इस तरह से यहाँ पर इसको बांधने के लिए ये चीज़ें आपकी काम हो सकती हैं। यहाँ पर इस तरह से ये टाई अप हो जाए कहीं पर से, तो ये इस तरह से जो सरिया को हम बांधेंगे 1 लेग 2 लेग 3 4, तो ये 4 लेग हो सकती हैं। या सभी सरिया को अगर मान लीजिए कहीं से और सरिया यहाँ प्रोवाइड किया है, इनको भी आपने बांध दिया इस तरह से करके, तो ये एक और सरिया आ गई, तो 1 2 3 4 5, ये 5 या 6 मान लीजिए, यहाँ पर एक और डाल दिया आपने, तो यहाँ पर ये 6 सरिया 6 लेग भी हो सकती है, 3 लेग 6 लेग, ये जितने भी लेग्स आपके वर्टिकल जो कंट्रीब्यूशन में आएंगे वही इनका जो है लेग कहलाएंगे। तो इस सरिया का इस समझने की कोशिश की जाए कि स्टीरअप को जो हमारा प्रभावी है वो उनके लेग के द्वारा प्रोवाइड है। अगर आपका सिंगल लेग है तो 1 लेग उसका होगा, मान लीजिए इसका अगर एरिया का कंट्रीब्यूशन कितना है स्टीरअप का वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या मतलब इसका हमारा निकल के आता है। अगर 2 लेगेड मतलब हुआ कि जैसे ये 2 लेगेड है, तो 2 लेगेड अगर आप बात करेंगे स्टीरअप सपोज करिए 8 mm 5, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसको ASB से अगर डिनोट करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ एक सरिया के डायगा, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। अगर आपका 4 लेग है तो 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा।
अगर आपका 6 है तो इस तरह से 6 लेग आ जाए। जितना लेग्स इसके शेयर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो हमारा इसमें इस दायरे में आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द शेयर लेग। जो लेग शेयर है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये देखो कैसे इसको प्रोवाइड करते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे बीम आपकी है, ये सपोज करिए ये बीम है इस तरह की, आपने लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड किया है, यहाँ पर एंकर बार प्रोवाइड किया है, तो स्टीयरअप इस तरह से आप प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो इनके बीच की दूरी है वो SB या स्पेसिंग ऑफ स्टीयरअप कहलाती है। तो ये स्पेसिंग ऑफ स्टीयरअप कहलाती है कि जो आप स्टीयरअप को आप प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये स्पेसिंग ऑफ स्टीयरअप है कि कितनी स्पेसिंग, मान लीजिए 8 mm की सरिया है, स्टीयरअप है, एट रेट ऑफ मान लीजिए 150 mm सेंटर टू सेंटर। ये लैंग्वेज हमने लिख दिया है यहाँ पर। इसका मतलब हुआ कि 8 mm की ये सरिया का स्टीयरअप बनाया गया है। अगर मान लीजिए 8 mm सरिया का 2 लेग है तो लिख देंगे 8 mm 2 लेगेड या बोल दें एट रेट ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब यहाँ पर जो स्टीयरअप प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टीयरअप आपका 2 लेग का है और उसकी स्पेसिंग कितनी है 150 mm सेंटर टू सेंटर है। तो इनको जैसे हमने लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट में सिंपली रीइंफोर्समेंट को रख दिया गया है, इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं, केवल रखने की उनकी स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में रखा गया है। लेकिन इसमें स्टीयरअप को रखने के लिए हम इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, एक बराबर डिस्टेंस पर रखते हैं, तो वो उनकी स्पेसिंग कहलाती है। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे कि शियर किस तरह से कंक्रीट में वर्क करता है, कैसे कंक्रीट का शियर हम लोग किस तरह से देखेंगे, किस तरह से वर्क करता है। शियर किस तरह से हमारा काम करता है बीम में समझने की कोशिश की जाए। तो इसको समझने के लिए शियर को समझने के लिए हम बीम के बारे में, कंक्रीट के बारे में सोचें। तो कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए आपने कोई बीम प्रोवाइड किया है, तो बीम के कॉन्फ़िगरेशन में आप जाओगे तो ये कुछ चीज़ें जो होंगी वो इस तरह से आपका, मान लीजिए और यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट आपकी जा रही है, सरिया जा रही है, और ये कुछ बेंड भी हो सकती है। तो यहाँ 3 पार्ट हमने लिया है। आप सपोज करिए न्यूट्रल एक्सिस कहीं लाई कर रही है, तो यहाँ पर ये बीम है, कोई बीम का एक पार्ट है, बीम का पार्ट है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ये कंक्रीट कंप्रेशन में है, यहाँ कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, और ये जहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है वहाँ पर क्या है कि शियर को रेसिस्ट करने के लिए कोई फोर्स डेवलप होगा। जो फोर्स आपका हो सकता है कि बी कंक्रीट की वजह से हो, तो बी ए, ये कंक्रीट की वजह BAC कह सकते हैं कि कंक्रीट की वजह से डेवलप हुआ है। कंक्रीट जो कंप्रेशन में है, कंक्रीट जो कंप्रेशन में है, कंक्रीट इन कंप्रेशन। यहां हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंक्रीट खुद कितना शियर को रेसिस्ट करती है, खुद उसकी कितनी क्षमता है जिससे वो रेसिस्ट कराती है। तो इसमें यहाँ पर 2, एक है कंक्रीट कंप्रेशन में है, दूसरा एग्रीगेट्स। जो आपका एग्रीगेट है, एग्रीगेट का क्या है, एग्रीगेट की लॉकिंग, इंटरलॉकिंग है, एग्रीगेट्स इंटरलॉकिंग की वजह से जो मटेरियल के साथ इंटरलॉकिंग करता है वो भी शियर को रेसिस्ट करता है, तो उसको आप BA कर सकते हैं, एग्रीगेट। और तीसरा जो हमारा ये सरिया जो जा रही है वो भी रेसिस्ट करती है, उसको हम लोग VB से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से कंक्रीट के जो रेसिस्टेंस है
वो एक तो BAC के द्वारा है, दूसरा BA के द्वारा है और तीसरा BD के द्वारा है। तो ये तीनों के द्वारा जो है कंक्रीट क्या करती है, कंक्रीट अपना सेल्फ shear रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। तो BAC दिस इज ड्यू टू कंप्रेशन कंक्रीट, इसका परसेंटेज 20 to 40% करीब करीब होगा ये, और BA का 33 से लेके 50% तक करीब कंट्रीब्यूशन आएगा, और BD जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसकी वजह से करीब 15 से 20% का कंट्रीब्यूशन इसमें आएगा। इस तरह से हमारा जो कंक्रीट कवर करेगी वो BC इक्वल्स टू BAC प्लस B एग्रीगेट प्लस B इंटू D, ये फिगर हमारे निकल के आती है, जिसमें इन चीज़ों का हम एनालिसिस हमारा नहीं डाटा पूरा मिल पाता है कितना क्या है। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर हम इसको देखते हैं कि इस पॉइंट पर कितना ये रेसिस्ट कर रही है, दैट इज डॉगनल, दिस इज डॉवेल, डॉवेल डी मींस डॉवेल, डॉवेल की वजह से मींस सरिया को जब आप यहाँ ले जा रहे हैं और बेंड कर देते हैं तो बेंड करने से जो रेसिस्टेंस, शियर रेसिस्टेंस ये कह रहा है उस वैल्यू को BD के रूप में, डॉवेल के रूप में भी कर सकते हैं, या इस जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट हमारा प्रोवाइड हो रहा है उनकी वजह से हमारा कितना शियर रेसिस्ट किया जा रहा है ये। तो BC इज द सेल्फ रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, द शियर रेसिस्टेंस यू कैन से शियर रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट that is called the BC is equal to BAC plus BA plus BD, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि हमें स्टीरअप की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको समझने की कोशिश की जाए कि हमें स्टीरअप की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हम इसको फिलहाल यहाँ मिटा रहे हैं और हम यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं कि हमें स्टीरअप की आवश्यकता, शियर स्टीरअप की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दिस इज अ पॉइंट, हम यहाँ देखना चाहते हैं कि शियर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप देखेंगे कि जो शियर फोर्स है उसकी वजह से सपोर्ट, जहाँ पर सपोर्ट आपका कंडीशंस है स्टडी करने पर, ये जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किया था, यहाँ पर सपोर्ट कंडीशन जो भी होगी उसकी वजह से यहाँ पर ये 45 डिग्री का एक क्रैक्स यहाँ डेवलप होता है, फिर ग्रेजुअली ये क्रैक्स कम होते जाते हैं और सेंटर पे जब जाएंगे आप तो वर्टिकल क्रैक करीब करीब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से क्रैक डेवलप होते हैं। तो 45 पे जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं इसमें, वो मान लीजिए कि आप इस पॉइंट पर यहाँ पर ध्यान से देखिए 45 डिग्री हैं, तो इनको चेक करने के लिए हमको स्टीरअप जरूरी है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई कवर अगर इन्फोर्समेंट का होता जिसकी वजह से ये जो 45 है तो ये डिस्टेंस भी आपकी किसी पॉइंट पे D के बराबर होगी। अगर इसको D डैश को आप ओवरलुक कर दें तो ये 45 वजह से D डिस्टेंस ये होगा जो हॉरिजॉन्टल हो। D इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर ए क्रैक। एक क्रैक के लिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो D के बराबर है। तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्टिकल स्टीरअप के द्वारा बांधेंगे। तो ये जो वर्टिकल स्टीरअप ये आएंगे उनकी जो स्पेसिंग होगी वो SB कहलाएगी। SB इज द स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप। अभी हम केवल वर्टिकल स्टीरअप के बारे में बात कर रहे हैं कि मींस इस क्रैक को चेक करने के लिए हमें वर्टिकल स्टीरअप, तो नंबर ऑफ वर्टिकल स्टीरअप कितना चाहिए। अगर एक क्रैक है, नंबर ऑफ स्टीरअप और स्टीरअप STRI स्टीरअप वो नंबर ऑफ वर्टिकल स्टीरअप D डिस्टेंस में डिवाइडेड बाय SB स्पेसिंग। ये नंबर ऑफ स्टीरअप एक क्रैक को फॉर वन क्रैक फॉर वन 45 डिग्री क्रैक के लिए बांधने के लिए हमें D/SB आपकी जरूरत पड़ेगी, D/SB। तो इसके द्वारा कि अगर मान लीजिए आपका स्ट्रिप का आता है कोई ASB एरिया है
तो इसके द्वारा स्टीरअप के द्वारा D/SB नंबर ऑफ बार्स हो गया, और एक स्टीरअप जो स्ट्रेंथ कैरी करेगी वो ये D/SB। एक जो ये नंबर ऑफ स्टीरअप जो आपको पूरे क्रैक्स के लिए आपको चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो D/SB इंटू इसके द्वारा गवर्न होगी, इस पॉइंट के द्वारा। अब आप देखो कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, इस पॉइंट पर एक आपका BU आएगा, दिस इज द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर फोर्स, शियर फोर्स आएगा। तो नॉमिनल शियर फोर्स आएगा जो कि लोड की वजह से, जो लोडिंग आ रही है, जो इसमें लोडिंग है आपका पर्टिकुलर जो भी लोडिंग है उसकी वजह से नॉमिनल शियर आएगा, जो आपको ऑलवेज BU = WL/2 या जो भी है आप निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। एक शियर जो आएगा जो हम इसको द्वारा डिस्कस करते हैं BC, दैट इज कंक्रीट का सेल्फ रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, रेसिस्टेंट ऑफ कंक्रीट, ये वाला पॉइंट होगा, सेल्फ रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट। अगर ये BU इज, मैंने पहले डिस्कस किया, BU और BC में अंतर है, BU - BC अगर करेंगे तो आपको स्टीरअप के फॉर्म में BS की जरूरत पड़ेगी। BS मींस जब सेल्फ रेसिस्टेंस कंक्रीट का इस जो शेयर आपका बाहर से दिया जा रहा है उससे कम होगा तो आपको स्टीरअप की जरूरत पड़ेगी, जिसकी पूर्ति जो है आप स्टीरअप वर्टिकल स्टीरअप के द्वारा करेंगे। तो यहाँ ये समझने की कोशिश की जाए कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं, 1 by 1 3 पॉइंट्स है। दैट इज यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो कि किसी भी कंक्रीट में कंक्रीट का जो ग्रेड होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, उसका अपना सेल्फ रेजिस्टेंस होगा। दिस इज सेल्फ रेजिस्टेंस ऑफ शियर बाय कंक्रीट, ये हो जाएगा, ठीक है। BC इज द सेल्फ रेजिस्टेंस and BU is the external, B is nominal shear stress, nominal shear force, that is shear force, this is your shear force है जो कि एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से आता है। अगर आपके बीच में ये देखा जाए कि BU is greater than VC, तो आपको shear की जरूरत है, shear stress, then you need shear stress, shear स्टीरअप की जरूरत है, जिसकी पूर्ति हम लोग BS माने शियर, तो BS से करते हैं। तो BS = आपका हो जाएगा दैट इज BU - BC, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। अब हमने पिछले जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इसके बारे में बताया था कि कब आपको कितनी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर BS इज योर रिक्वायर्ड, स्टीरअप के द्वारा जो पूर्ति की जाएगी वो BU में से BC को घटा देने पर आपको गेन होगी। एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि ये BS की वजह से जो हमको मिलेगा वो टाउबस मिलेगा, और BU के लिए TU मिलेगी, और इसके लिए टाउसी मिलेगी। दीज आर द स्ट्रेसेस। ये क्या है? स्ट्रेसेस हैं। ये स्ट्रेसेस हैं जिनको हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज योर नॉमिनल स्ट्रेसेस, नॉमिनल है, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड मींस शियर स्ट्रेस है, आपको शियर चाहिए, शियर स्टीरअप के द्वारा है, और ये आपका नॉमिनल स्ट्रेस है, नॉमिनल है, और ये आपका जो है क्रिटिकल, आप बोल सकते हैं क्रिटिकल शियर स्ट्रेस है, जो कि हमें उस कंक्रीट की प्रॉपर्टी के माध्यम से गेन की जाएगी। तो ये 3 तरह के स्ट्रेसेस जो हैं आप इससे रूबरू होंगे और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए ये हमारा जो दैट इज टाउसी है, वो टाउसी एक पॉइंट और हम आपको बताना चाहते हैं कि टाउसी का जो
शियर कंक्रीट जिस भी ग्रेड की होगी उसका एक टाउसी मैक्स की वैल्यू होगी, जो कि आप इस वैल्यू को आपका जो भी आपका बीएस होगा या आपका बीसी होगा या बीयू होगा, ये चीजें जो हैं इस टाउसी मैक्स की लिमिट के अंतर्गत जो स्ट्रेसेस होंगे, जो इनके स्ट्रेसेस हैं, वो इनकी स्ट्रेस से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये हमारा कंडीशन, अदरवाइज उस आपके डिजाइन को या उस शेप साइज को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंक्रीट में जो मैक्सिमम स्ट्रेस आप शियर स्ट्रेस आप अलाउ कर सकते हैं वो उसके पर्टिकुलर ग्रेड पर निर्भर करता है, और उसके हिसाब से हम इस चीज को देखेंगे कि उसके पर्टिकुलर ग्रेड की कंक्रीट में कहीं एक्सेसिव स्ट्रेस तो हम लोग नहीं दे रहे हैं। इसलिए टाउसी मैक्स का एक रोल हमारे पास आएगा। अब सवाल ये आता है कि टाउसी को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। टाउसी को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टाउसी का जो पॉइंट है वो लॉन्गिट्यूडनल जो रीइंफोर्समेंट है, मानी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं, रीइंफोर्समेंट उसका परसेंटेज, दैट इज पीटी, दैट इज 100 AS by BD। ये आपको 100 AS जो लिख रहे हैं कि AS is that is area of reinforcement, area of tensile reinforcement contributing for shear के लिए जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि 100 ये AS क्या AST के बराबर है, AS इक्वल टू AST में भी बराबर है या नहीं है। इस बात को ध्यान देने के लिए हम लोग जब डिजाइन करेंगे तब चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक सपोर्ट है, यहाँ बीम का सपोर्ट है, तो यहाँ क्या करते हैं आप लोग, कुछ रीइंफोर्समेंट आपने यहाँ प्रोवाइड किया और उसके बाद कुछ कर्टेल कर दिया आपने, यहाँ पर कर्टेल कर दिया, यहाँ कर्टेल कर दिया, तो यहाँ नंबर ऑफ बार्स मान लीजिए नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर 6 नंबर थी, और यहाँ आकर के आप जो सपोर्ट में चलाया गया वहाँ 3 नंबर्स हो गई। नाउ दिस इज 3 नंबर्स, ना यहाँ 3 नंबर, क्योंकि आपने 3 को कर्टेल कर दिया, यहाँ कर्टेल कर दिया, कर्टेल कर दिया, तो 3 सपोर्ट में जो कंडीशन है, सपोर्ट की कंडीशन में जो जा रही है सरिया, वो आपकी यहाँ पर जो जा रही है वो 3 सरिया जा रही है। इसलिए जब यहाँ आप शियर को चेक करोगे, यहाँ ये शियर निकालोगे जहाँ मैक्सिमम होता है, उसके लिए यही 3 सरिया ही आपकी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इसलिए AS क्या होगा, दैट इज 3 नंबर्स इंटू 5/4, जिस डाया का आप सरिया यूज कर रहे हैं वो हो जाएगा। अगर आप यहाँ शियर चेक कर रहे हैं, यहाँ के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ के लिए AS बराबर 6 नंबर बार भी हो सकती है, नंबर ऑफ बार्स हो सकती है जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो यहाँ पर 6 नंबर बार्स का एरिया, बार्स एरिया हो जाएगा। तो इसलिए कंट्रीब्यूट जितना कर रही हैं, अगर कर्टेलमेंट के माध्यम से हो रही है तो AS का मान 3 सरिया या 50% सरिया या जो भी सपोर्ट के अंदर सरिया जा रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन आपको AS के रूप में जाना जाएगा। तो AS कैन बी AST या AST का हाफ हो सकता है, या इसका कुछ परसेंटेज भी हो सकता है, या फुल हो सकता है। तो ये चीजें आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि जैसे आप टाउसी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पर आपको ले जाएंगे, टेबल नंबर 19 है आपका शियर के बारे में, टेबल 19 यहाँ पर आ गए। दिस इज a nominal table DYPB. This is bone stress in concrete, area of lateral tensile displacement। तो यहाँ पर आप देखिए टेबल 19 हम देखना चाह रहे हैं, कहाँ पर है, टेबल 23, यहाँ पर आ गए टेबल 19। यहाँ ये 2 वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए और ये डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसको डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहेंगे। टेबल 19 आप देखो, टेबल 19 डिजाइन शियर स्ट्रेंथ
shear strength of concrete, ये टाउसी न्यूटन पर स्क्वायर, ये आपका है, यहाँ पर है आपका 100 AS बाई BD, और यहाँ पर कंक्रीट की ग्रेड है, आपका, ठीक है, कंक्रीट ग्रेड ये शुरू हो जाएगा आपका यहाँ तक। मान लीजिए आपका M15 ग्रेड है, M20 है, 25 है, 30 है, लाइक दैट आपका 35, M40 एंड above। इस तरह का ये टेबल है आपका, जिसमें कि हम ये दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। This table is called table 19 and page number 73, IS 456 2000। ये पेज नंबर 73, IS 456 2000। ये आपका लिमिट स्टेट मेथड के लिए इस वैल्यू दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया है 0.15%, दिस इज 0.25, 0.50, 0.75, 1.0, इस तरह से आपका वैल्यू दिया है। यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 0.28 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपका 0.35 है, यहाँ पर आपका 0.46 है, दिस इज 0.46, दिस इज 0.75 के लिए 0.54, 1 के लिए आपका है 0.60। इस तरह से आप यहाँ देखोगे कि ये M40 और एबव के लिए जो वैल्यू हम यहाँ ले रहे हैं, दिस इज योर वैल्यू 0.30, 0.38 और 0.51, इस तरह से वैल्यू दी गई है इसमें। और इसके साथ साथ टाउसी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू को टेबल नंबर 20 में है, टेबल 20 मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो कंक्रीट में आएगा। दिस इज योर टाउसी मैक्स, कंक्रीट का ग्रेड है, कंक्रीट ग्रेड, और इसके रिस्पेक्ट में टाउसी मैक्स न्यूटन mm²। मान लीजिए आपका 15 है, 20 है, 25 है, 30 है और M35 है और 40 एंड अबव प्लस। तो यहाँ पर M15 के लिए 2.5 है, इसके लिए 2.8 है, इसके लिए 3.1, 3.5, 3.7 और ये आपका 4.0। तो यहाँ आप ये समझने की कोशिश करिए कि इस टेबल के माध्यम से हम लोग क्या पाए करते हैं, टाउसी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ जो कंक्रीट बियर कर सकती है वो टाउसी इतना न्यूटन पर mm² है। और ये जो भी वैल्यूज आएंगी वो इस वैल्यू के से कोरिलेट करेंगे, इससे एक्सीड नहीं करने पाए। इसको टेबल 20 में दिया गया है कि अगर M15 यूज कर रहे हैं तो टाउसी मैक्स की जो वैल्यू है 2.5 न्यूटन पर mm² से अधिक ये वैल्यू जो हमने यहाँ टाउसी या जो भी वैल्यू निकालेंगे वो इससे अधिक एक्सीड करने वाले हैं। या इसी के 2.5, 2.8, 3.1, 3.5, 3.7 ये चेक्स हैं जो हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो 100 AS/BD के माध्यम से हम लोग परसेंटेज स्पीड निकालते हैं और यहाँ पर इनकी इंटरपोलेशन के माध्यम में बीच में जो चीज़ होगी उसको हम लोग कर लेंगे। तो एक इस तरह से हम इस टेबल का यूज करेंगे। तो किसी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी इन नटसेल में जो हम यहाँ बताना चाहते हैं आपको, वो आप कैसे शेयर को डिजाइन करोगे या शेयर स्ट्रेंथ निकालोगे। अगर वर्टिकल शेयर स्ट्रेंथ है तो वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, इसका हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट में यहाँ पर। तो जो आपका यहाँ पर कोई बी वगैरह आपका है इस तरह से, और यहाँ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट आपकी आ रही है इस तरह से। तो यहाँ पर मान लीजिए एंकर बार आपने लगा दिया है, एंकर बार, और ये क्रैक्स इस तरह से डेवलप हुआ है 45 पे। तो
तो ये वर्टिकल वार यहाँ पर हो गई और ये डिस्टेंस यहाँ से आपकी डी के बराबर लगभग मान लीजिए, इसको हम लोगों ने डी ले लिया है। तो ये 45 डिग्री पर आपका है। तो जो स्ट्रिप यहाँ हम लोग लगा रहे हैं इस तरह से इसके बंधाने के लिए, उनकी स्पेसिंग को अगर हम लोग एस बी दिस इज इक्वल स्पेसिंग, दिस इज एस बी से डिनोट करें तो हमारे पास क्या आएगा, बी एस जो रेसिस्ट करने के बी एस इज इक्वल टू बी यू माइनस बी सी इक्वल्स टू बी सी माइनस इक्वल टू डी बाई एस बी नंबर ऑफ आर्म इंटू ए एस बी इंटू सी वाई एस बी। दिस इज योर इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि डी बाई एस बी इंटू सिग्मा एस बी के माध्यम से हम इसको फाइंड आउट कर लें। अब डिजाइन के प्रोसेसर में क्या है, जैसे आप बी यू, दिस इज कॉल्ड द बी यू इज नॉमिनल shear force, this is nominal shear force that is due to load की वजह से है। और VC क्या है, this is your design shear stress इनकम्प्लीट हो गया। और BS इज इक्वल टू आपका रिक्वायर्ड shear stress बाई स्टीरअप के द्वारा वियर किया जाएगा। तो ये यहाँ पर ये चीजें हैं और हमें ये देखना है कि आपका VU बाई डी जो आपका स्ट्रेस आएगा VU बाई डी VD should not be greater than tau c max, should be less than tau c max से ये हम लोग इसमें प्रोसीजर में। तो इस तरह से आप शेयर को जो है इस तरह से आप यहाँ डिजाइन कर सकते हैं। सपोज करिए एक कोई एग्जाम्पल लेके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इसको डिजाइन करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि दो तीन पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर रखेंगे। डिजाइन ऑफ शेयर में कोड के प्रोविजंस को हम लोग ध्यान देंगे। डिजाइन ऑफ शेयर में कोड के प्रोविजंस को हम लोग ध्यान देंगे। तो कोड का प्रोविजन क्या क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपका दिया है, दैट इज फॉर वर्टिकल स्टिरअप stirrup your BUS, you can say BUS is given by D by SB ASB into 0.87 FY, ASB दिया 0.87 FY, BUS is equal to D by SB 0.87 FY इसके द्वारा गवर्न होगा। BUS is equal to D by SB ASB, यहाँ पर US शेयर का है, VS लिखते थे, यहाँ पर चूंकि अल्टीमेट या लिमिट ऑफ कोलेप्स का है इसलिए अल्टीमेट का D by SB ASB 0.87 FY से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ चीज़ें आती हैं कि आपका मिनिमम जो शेयर है वो कितना आप प्रोवाइड करते हो, मिनिमम शेयर। तो इसके लिए है ASB बाई BSB, हमने कहा ASB इक्वल टू BSB इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.87, 0.4 अपॉन दिस इज गिवन बाय दिस वैल्यू, दिस इज अ मिनिमम। तो इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसकी मदद से हम लोग ये SB स्पेसिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। SB क्या होगा, जैसे मान लीजिए ASB अपॉन BSB इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। तो इसलिए क्या इसको उल्टा करेंगे, BSB अपॉन ASB इक्वल्स टू 0.87 FY अपॉन 0.4, इसलिए SB इक्वल्स टू 0.87 FY
ASB divided by 0.4 into B. This is your SB, that is spacing of bars which you can get from here. This is one minimum. This is called the minimum shear. minimum की spacing जो minimum रखनी है वो है. दूसरा, अगर वर्टिकल स्ट्रिप प्रोवाइड करते हैं तो वर्टिकल स्ट्रिप अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो इनकी जो स्पेसिंग जो रखेंगे वो 0.75 D पर रखेंगे और 300 mm whichever is less. तो यहाँ 3 पॉइंट हैं. एक तो आप यहाँ पर क्या करते हो, एक नंबर पे आपको BS निकाल लोगे. दूसरा आप BC आप जिस जो SB BS निकालोगे तो BS से आप SB फाइंड आउट कर लोगे और यहाँ देखोगे कि SB की वैल्यू क्या आती है. फिर दूसरा मिनिमम की वजह से आप निकाल लोगे कि SB कितनी आती है, वो निकाल लेंगे इसकी बात है. और थर्ड जो है हम लोग मैक्सिमम जो निकालेंगे, दैट इज मैक्सिमम जो वैल्यू है वो SB की वो 300 mm से अधिक ना हो. तो इन तीनों में सेंटर टू सेंटर, तो इन तीनों में से जो लीस्ट होगा, लीस्ट ऑफ दीज थ्री को आप राउंड आउट और थोड़ा सा राउंड करके एक जेन्युइन स्पेसिंग आप प्रोवाइड करोगे. तो इस तरह से आप शियर को वर्टिकल स्टेप है उसको आप लोग डिजाइन कर लोगे. सो वर्टिकल स्टेप है उसको आप लोग डिजाइन कर लोगे. तो अभी हम यहाँ तक ही आपको लेके आए हुए हैं. अब इसके बाद फिर एक किसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम शियर डिजाइन के लिए, वर्टिकल स्ट्रेप के लिए डिजाइन करने के लिए कोशिश करेंगे कि जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकें. तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के द्वारा इसके वर्टिकल स्ट्रेप के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.